गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो हो रहा है उसकी वजह से टॉप 4 और खास तौर पर टॉप 2 का जो गणित है वो पूरी तरह से उलझ गया है। बीती शाम भी वही हुआ जो पिछले 3-4 दिनों से हो रहा था। लखनऊ और एसआरएच के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने से कहीं ज्यादा मजबूत टीम पंजाब किंग्स को हरा दिया, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कंफर्टेबली सभी 4 जो हैं वो प्लेस हो चुके हैं, लेकिन खेल खराब कर दिया है। समीर रिजवी की ताबड़तोड़ अर्धशतक ने शानदार जीत दिलाई। 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को हरा दिया और इसी के साथ अब टॉप 2 का जो गणित है और ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि इससे पहले आरसीबी जब हारी तो उसकी मुश्किल हुई। लगा कि पंजाब के लिए रास्ता आसान हो गया, लेकिन पंजाब के लिए भी अब रास्ता उतना आसान नहीं बचा है। शुरुआत कैसे हुई? 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया। श्रेयस अय्यर कप्तान ने अर्धशतकीय पारी खेली, 20 ओवर में 206 रन बना लिए, लेकिन जवाब में दिल्ली ने सिर्फ 19.3 में यानी 20 ओवर से पहले ही ये टारगेट जो है हासिल कर लिया और पंजाब एक बार फिर 200 से बड़ा टारगेट भी डिफेंड करने में नाकाम रही। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो उसे याद नहीं रखना चाहिए, वो उसके नाम पर जुड़ गया है। तो ये जो बात हमने की है, लेकिन अब आज के अगर हम मुकाबले की बात करें तो आज है डबल हेडर और इसमें पहला मुकाबला जो हो रहा है वो है नंबर 1 जो पॉइंट्स टेबल पर है गुजरात टाइटंस और नंबर 10 यानी आखिरी पायदान पर जो है सीएसके। दोनों के बीच ये मुकाबला है। क्या सीएसके कुछ वैसा कर पाएगी जैसा उसके बाकी टीम जो है जो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है उन्होंने किया है, या फिर सीएसके फिर वही स्ट्रगल जो है वो दोहराएगी और गुजरात टाइटंस क्या आज मुकाबले को जीतकर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेगी? कुल 7 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 4 बार गुजरात ने, 3 बार सीएसके ने जीत हासिल की है। आज देखते हैं क्या होता है। दूसरे मुकाबले की बात करते हैं। दोनों ही टीमें जो है वो टूर्नामेंट से बाहर है। सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच ये मुकाबला होने वाला है। दोनों की ही जो स्थिति है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन आज अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 29 बार इनका आमना सामना हुआ है। 9 बार एसआरएच, 20 बार केकेआर ने जीत हासिल की है, यानी बहुत ज्यादा अंतर जो है उन दोनों के बीच परफॉर्मेंस में नजर आता है। आयरनी ये है कि ये दोनों टीमें पिछले साल 2024 में फाइनल्स में थी और फाइनल जीता था केकेआर ने और फाइनलिस्ट थी सनराइजर्स हैदराबाद। आज दोनों ही बाहर हैं, तो दोनों के बीच मुकाबला है। आरसीबी को हराकर एसआरएच के हौसले बुलंद हैं, तो देखना है कि केकेआर क्या डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेलती हुई नजर आती है, कम से कम आज के मुकाबले में। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो केकेआर पूरी तरह से डोमिनेट करती है, 5 के 5 मुकाबले उसने जीते हैं। आज क्या होगा इस पर हम खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर शरणदीप सिंह और साथ ही पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर अतुल वासन। शरणदीप जी, सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड ये बताए हैं, हालांकि ये जो मैच है दोनों टूर्नामेंट से बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए पिछले 3-4 दिनों से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हार जाती है और इसकी वजह से जो टॉप 2 का गणित है वो बहुत उलझ गया है, इंटरेस्टिंग भी बहुत हो गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले तो एसआरएच और इसकी बात करें कि आज इनके लिए आपस में कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन केकेआर के लिए। लेकिन ये है कि एक एसआरएच एक अच्छी फॉर्म में है। ईशान किशन ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी एसआरएच की कि आज का मैच भी वो जीत के जो अपना सीजन है वो एक विनिंग नोट पे खत्म किया जाए। उसमें फिर काफी चीजें हमको पॉजिटिवनेस निकल के आती है नेक्स्ट सीजन के लिए। और खासकर नीतीश रेड्डी, उनको बल्लेबाजी में रन बनाने चाहिए क्योंकि टेस्ट टीम में नाम आ चुका है उनका और अभी तक उनके बल्ले से ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने देखा नहीं कि कुछ अच्छा प्रदर्शन निकल रहा हो। तो उनके लिए ये मैच बहुत जरूरी है क्योंकि आखिरी मैच है, इसके बाद फिर उनको इंग्लैंड में हम खेलते देखेंगे। तो जो खासकर भारतीय खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनका आज के मैच में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। जी, एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर शरणदीप जी, हम अतुल जी से भी बात करेंगे। केकेआर का डॉट बॉल प्रतिशत अगर हम देखें 39.49 दिखता है, सबसे ज्यादा जो नजर आता है। मिडल ओवर्स में रन रेट सिर्फ 7.72 यानी सबसे कम है। क्या आपको लगता है कि पावर प्ले और डेथ ओवर्स की ताकत जो है इनकी वो मिड ओवर की कमजोरी को छुपा सकती है? क्या आज इस स्थिति में है केकेआर? देखिए, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल उनका इस सीजन एक्सपोज हुआ है, रन बिल्कुल नहीं बने। रघुवंशी हो चाहे वेंकटेश अय्यर हो, उन्होंने रन नहीं बनाया। ऊपर से भी उतने खास रन नहीं बने। सिर्फ एक अजिंक्य रहाणे जो कंसिस्टेंटली इनके लिए रन बनाते जा रहे थे। फिर कुछ गेम में पीछे आंद्रे रसल ने भी हिटिंग की है। रिंकू सिंह चले नहीं चले, वो कहीं ना कहीं उनका सीजन ऊपर नीचे रहा है, जिसकी वजह से केकेआर जो इस समय आज सबसे नीचे दिख रही है
प्लेऑफ से बाहर हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन रहा है। लेकिन क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर भी ठीक तरीके से चलाया नहीं अपने, रघुवंशी पे आपने बहुत ज्यादा बेट किया, कंसिस्टेंटली उसको नंबर 4 पे ऊपर बल्लेबाजी कराते रहे। आपको रिंकू सिंह को भेजना चाहिए था ऊपर, आपको रमनदीप को भेजना चाहिए जो ऑलरेडी भारत के लिए खेल चुके हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो तजर्बा है। लेकिन आप अगर उनका यूज नहीं करेंगे और नए लड़के को बार बार कंसिस्टेंसी ऊपर भेजते रहेंगे, तो फिर वो क्या है कि आपके जो रिंकू सिंह है वो इस सीजन उभर के सामने आ ही नहीं पाया, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं, तो जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखा है यहाँ पे। अगर अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो जाते तो टीम का और बुरा हाल हो जाता, क्योंकि सुनील नारायण के बल्ले से भी रन नहीं बने इस बार जो पिछले सीजन कर रहे थे। बिल्कुल, प्लेयर वाइज भी हम डिटेल में दर्शकों को बताएंगे इनका क्या रिकॉर्ड रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 13-13 मैच दोनों ने ही खेले हैं इस टूर्नामेंट में, 5 केकेआर ने जीते हैं, 6 हारे हैं, 2 का नो रिजल्ट रहा है। ये भी जो है ये एक बहुत बड़ा हर्डल उनके लिए बना है। हैदराबाद ने 13 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 7 हारे, 1 का नो रिजल्ट उसका रहा है। लेकिन अगर हम रन रेट के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो कुल रन रेट जो है वो 9.87 है, स्पिन गेंदबाजी में 9.98 है। अतुल जी, ये स्पिन के खिलाफ तेज रन बनाते हैं एसआरएच, लेकिन केकेआर की स्पिन गेंदबाजी भी लीग में सबसे किफायती है, यानी उधर रन ज्यादा बनाते हैं, इधर इनकी किफायती बल्लेबाजी है। क्या आपको लगता है गेंदबाजी है वरुण चक्रवर्ती को अभिषेक शर्मा और क्लासन के खिलाफ बचा कर रखना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, अब जो भी मर्जी करें अगले साल की तैयारी करें, क्योंकि अब तो लुटिया डूब गई है। तो मुझे लगता है कि अब जो भी आपने करना है वो अगले सीजन की प्रिपरेशन करें, जैसे चेन्नई जो कर रही है वो अपने नेक्स्ट जेन है उसको तैयार कर रही है। तो मुझे भी लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जो है उनकी जो मिस्ट्री है वो बने रखे, क्योंकि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलेंगे, रेड बॉल में है नहीं वो, तो अभी लंबा एक उनको ब्रेक है। तो मुझे लगता है कि अब फाइनल उनके पास एक शोकेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है सिलेक्टर्स को, कि बता दें कि शायद रेड बॉल से भी क्या पता उनका मौका लग जाए, क्योंकि लंबी टेस्ट सीरीज है आगे। तो 5 टेस्ट मैचेस के बीच में कहीं कोई ज्यादा इंजर्ड हो तो वरुण चक्रवर्ती का भी नंबर लग जाए, तो यहाँ आज कुछ दिखाना पड़ेगा। जी, लेकिन कम से कम आज के मुकाबले में कुछ तो स्ट्रैटेजी जो है वो उनको अपनानी पड़ेगी। डेथ ओवर्स की अगर हम बात करते हैं अतुल जी, एसआरएच की डेथ ओवर्स में इकोनॉमी जो है वो 11.65 है, दूसरी सबसे खराब। रसेल और रिंकू के फॉर्म में होने से क्या आपको लगता है ये वही फेज है जहां केकेआर मैच निकाल सकता है, उसके इधर उधर जो है फिर वो नहीं हो पाएगा कुछ? देखिए, अगर पिछले साल को देखिए जब वो जीते थे, तो मुझे लगता है कि सभी जो उनके जो प्लानिंग थी, सुनील नारायण ने बहुत बड़ा काम किया। एक जो ऐसा था कि जो उनका ट्रम्प कार्ड था वो चल पड़ा, और वो जो उन्होंने पासा फेंका उसके बाद क्या होगा, आसान हो गया, और रसल को भी वो कहते हैं ना फ्रीडम मिल गया मारने को। रिंकू सिंह का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, शुरुआत देखिए जब भी बल्लेबाज शुरुआत करता है ना नंबर 6 से, बहुत मुश्किल स्पॉट है नंबर 6 अपने आप को एस्टेब्लिश करना। आपको 1-2 मैच जिताने पड़ते हैं, फिर आपका नाम बनता है, फिर आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर आने का मौका मिलता है। तो रिंकू के साथ वही हुआ है, पर मुझे लगता है कि उसको उस स्लॉट में टाइप कास्ट कर दिया है, तो मुझे लगता है कि उसको ऊपर बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। आई थिंक उसको प्रमोट करना चाहिए उसको, क्योंकि आप देखिए उसका करियर भी जो है इंडियन टीम के लिए वो भी निर्भर करता है कि कितना उसकी जो फ्रेंचाइज है उसको सपोर्ट करता है, कि आपने मैच जिताए नंबर 6 पे, पर धीरे धीरे आपको उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए जो कि नहीं मिला। बिल्कुल, ये भी बात है। लेकिन अब एक बल्लेबाज की बात करते हैं जो शानदार फॉर्म में है, सरनदीप जी। अभिषेक शर्मा एसआरएच की तरफ से 405 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 197 का, स्पिन के खिलाफ जबरदस्त 265 का स्ट्राइक रेट रखते हैं अभिषेक। क्या वो इस सीजन में एसआरएच के सबसे खतरनाक ऑल फेस बल्लेबाज है? उनकी टीम में और भी बहुत बल्लेबाज हैं, लेकिन ही स्टैंड्स आउट। मैम आपकी आवाज चली गई, कांट हियर यू। सरनदीप जी, अभिषेक शर्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपको आप तक आवाज आ रही हो। अभिषेक शर्मा जबरदस्त फॉर्म में, आपको लगता है कि वो सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं एसआरएच के जो हर फेज में चलते हैं? देखिए, अभिषेक शर्मा का एक तरीका है बल्लेबाजी करने का, वो पहली बॉल से एक माइंड सेटअप करके आता है कि अगर मुझे पहला बॉल मिला तो मैं पहले बॉल से हिटिंग करूंगा, और ऐसे ही करते करते उनको ना सक्सेस भी मिली, लास्ट सीजन काफी मिली है। इस सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, बट फिर भी 100 बनाया, 250 बनाए, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, एलएसजी सामने मैच जिताया। जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे उतना जैसे वो और चीजों को समझते रहेंगे काफी, क्योंकि क्रिकेट में
आप इस एक तरीके से गेम नहीं खेल सकते हैं। अभिषेक शर्मा आए और मारना शुरू कर दिया, वो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होगी। अगर अपने गेम को उन्होंने बेटर करना है तो उनको कोशिश रखनी पड़ेगी कि वो प्रैक्टिस करें जाके सीजन के बाद कि उनको 50 ओवर खेलने, उनको टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी है। तो जैसे जैसे आप अपनी सोच बड़ी करते जाएंगे, आपके गेम का स्तर भी उतना उठता जाएगा। अगर आप सिर्फ T20 के सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलनी है, भारत के लिए सिर्फ T20 क्रिकेट ही खेलनी है, तो फिर वो ना आपकी ग्रोथ रुक जाएगी कहीं ना कहीं आके। क्योंकि हर बार अब क्या है कि लोगों ने प्लान कर लिया अभिषेक शर्मा कि यार पहली घुमाता है, स्लो स्पिनर लगाओ, गेंदबाज वो लगाओ जो स्विंग कराते हैं और आगे फेंकते हो, इनको पेस नहीं देनी। तो ऐसे ऐसे अगले सीजन आप देखेंगे तो और तैयारी से लोग आएंगे करते हैं। बिल्कुल, मैच बनाने की जो जिम्मेदारी है वो शायद आपको भी उतना तैयार होके नेक्स्ट सीजन आना पड़ेगा। मैच बनाने की तैयारी जो है वो भी उनको लेनी होगी, बिल्ड करने की तैयारी भी लेनी होगी। अब उनके दो साथियों की भी बात कर लेते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही हैं। ईशान किशन और क्लासन की अगर हम बात करें, डेथ ओवर्स में 220 का स्ट्राइक रेट है अतुल जी इन दोनों का। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ टॉप ऑर्डर लड़खड़ा जाता है तो मिडिल ऑर्डर है ऐसा जो 200 प्लस का टारगेट चेस कर पाए? क्योंकि थ्रू आउट सारी टीमों की मिडिल ऑर्डर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखिए, मुझे लगता है कि इस T20 की गेम को इतना ज्यादा एनालाइज करने का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन कर रहे हैं हम इस डिबेट को। पर सरनदीप जो कहा है, मुझे लगता है कि देखिए अभिषेक जो है एक क्वालिटी प्लेयर है, पर उसने वो कहा है कि देखिए क्या वो अभिषेक शर्मा जो है वो सोच रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि इतनी आसानी से फेम और शोहरत जो पैसे मिल रहे हैं, तो वो बहुत मेहनत का काम है टेस्ट क्रिकेट खेलना। तो मुझे लगता है कि उसके जहन में नहीं है। शरणदीप एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी उस जमाने का है, हमारे जमाने का, जब टेस्ट क्रिकेट होती थी कि भाई वही है, अल्टीमेट है, आप जो मर्जी कर लें, पर अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले आप तो आप प्लेयर नहीं है। क्योंकि जो प्लेयर्स हैं दुनिया भर में वो तभी रेट करते हैं आपको कि आप टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो मुझे लगता है कि वो अगर खेलना चाह रहा है, अब ये युवराज सिंह जो है उनके मेंटोर हैं, वो उनको बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट खेलना। अगर वो ऐसी बैटिंग करता रहेगा और अपने आप को गियर चेंज करना, एक दिखाना सिलेक्टर्स को कि मैं वैसी भी बैटिंग कर सकता हूँ, देखिए वो बहुत मुश्किल काम है। जो साई सुदर्शन को आपने देखा है ना, जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है, वो लगता है कि वो शॉट मार रहा है, पर वो शॉट अगर नहीं मारेगा तो वो लगता है कि उसकी क्वालिटी जो है, उसकी बैट स्विंग जो है, उसका जो कंपोजर है, वो धीमी भी क्रिकेट खेल सकता है। ऐसा मैंने अभिषेक के साथ देखा नहीं। बिल्कुल, और अलग तरह का खेल खेलते हुए भी वो ऐसी भी है कि अभिषेक शर्मा और यूवी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और सोशल मीडिया ने एक हाइप भी ऐसी बन जाती है कि जी अभिषेक शर्मा सिर्फ छक्के मारते हैं, कमाल है कमाल है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करता है कि मेरी एक पॉपुलैरिटी इस तरह से बनी, तो मुझे अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखना है, अपनी गेम के बारे में कम सोचना शुरू कर दिया। ये समझाएगा कौन उसको? ये समझाना, तभी मैं कहता हूँ कि मेंटोरिंग जो है, काउंसलिंग जो है, कोर एडवाइजर ग्रुप जो है बहुत जरूरी है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी फेम और पैसा जो मिलता है तो उनकी जो है सोच जो है वो पकड़ के रखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है जैसे अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ है, ऐसे मेंटोर होने चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप लप्पेबाजी बन जाएंगे अल्टीमेटली। अच्छा, एक उनके सामने एक एग्जांपल है जिसका जिक्र आपने भी किया अतुल जी, कि साई सुदर्शन उनके सामने एक एग्जांपल है। उनका खेलने का तरीका अलग है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रन स्कोरर हैं, तो ऑरेंज कैप के सबसे बड़े दावेदार है। बिल्कुल खेल अलग है, लेकिन रिजल्ट वो दे रहे हैं, नतीजा वो दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जरा और आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह की अगर हम बात करते हैं सरनदीप जी, स्ट्राइक रेट 238 और 232 का है डेथ ओवर्स में। आपको लगता है कि केकेआर की पूरी बैटिंग इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमेगी, आज भी घूमेगी, ये चले तो मैच निकलने की कोई उम्मीद है, वरना नहीं? नहीं, देखिए रिंकू सिंह की अगर जहां आपने बात की है ना, तो कहीं जैसे पाजी ने भी बोला, अतुल भाई ने थोड़ी देर पहले, कि रिंकू सिंह को आपने ठीक तरह यूज नहीं किया। वो 2 साल पहले जो 5 छक्के मारे थे ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी केकेआर के माइंडसेट अब वैसे है कि रिंकू नीचे के हिटिंग बहुत अच्छी करता है। रिंकू प्रॉपर बैटिंग करता है, ऊपर से बैटिंग करके नीचे तक वो गेम को चला सकता है, बट आपने उसका यूज नहीं किया। अब नीचे क्या है कि इसलिए डिपेंडेंट है कि अब जाए और लप्पे घुमाओ, हर बार थोड़ा लगेंगे, हर बार वो सीजन नहीं आपका रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस सीजन जो मुश्किलें केकेआर को आई हैं, वो नीचे से ना रिंकू सिंह के रन लगे ना आंद्रे रसेल के लगे। कि अगर एक तरीके की बल्लेबाजी आप नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। आपने रघुवंशी पे बहुत बैट किया है, अब रिंकू सिंह को नंबर 4 खिलाई ना, इंडिया के लिए खेल रहा है, वहाँ परफॉर्म भी किया उसने। अगर यहाँ फ्रेंचाइजी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो भारत की भी जगह नहीं बनेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं नए खिलाड़ी हर साल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए साई सुदर्शन की जैसे बात की, परफॉर्म किया तो ले लिया ना टेस्ट मैच में जगह। वो खिलाड़ी ऐसा है कि तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। T20 में तो हाईएस्ट रन गेटर चल ही रहा है, वो वनडे में भी आपकी जगह ले लेगा, और उसके बाद वो टेस्ट मैच में भी जगह मिली गई उसको। और ऐसा प्लेयर है कि खैर ओपनर नहीं, वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है।
क्योंकि प्लेयर्स तो तैयार रहते हैं कि अगर इंडियन टीम में जी मुझे तो कोई भी नंबर दो, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। तो उसका यूज कैसे किया जाता है वो जरूरी है, कि सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं कि 250 का, वो तो आप लास्ट के 10 बॉल मिलते हैं आपको खेलने के लिए, 2 छक्के लग गए 2 चौके, तो स्ट्राइक रेट वैसे 250 के बाहर चले जाता है। अच्छा, हमने स्ट्राइक रेट की बात की है तो जरा पूरे सीजन में क्या रहता है वो जरूरी रहता है टीम्स के लिए। हमने स्ट्राइक रेट की बात की तो जरा केकेआर के कप्तान के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ बड़ा ही विरोधाभास है। शुरुआत तो वो करते हैं अगर पावर प्ले से 179 का स्ट्राइक रेट रहता है और नीचे आकर मिडिल ओवर में आकर 111 पर हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कहाँ समस्या आ रही है अतुल जी, और क्या आपको लगता है कि वो स्पिन से घबरा रहे हैं? जो आप मुझे जो लग रहा है नंबर क्रंच कर रहे हैं ना, जो आप प्लेयर को ड्रॉप करा के मानेंगे, क्योंकि सरनदीप जो कह रहा है आप समझिए बात को। क्योंकि रिंकू सिंह देखिए पिछले साल का फ्लेवर ऑफ द सीजन था, अब 4 प्लेयर नए आ गए, तो रिंकू सिंह गया तो मुझे लग रहा है उसको आपने प्रेशर डाल दिया कि छक्के मारता है, वो छक्के मारने नहीं जाता वो, तो वो सोच ही नहीं रहा वो। लेकिन कप्तान साहब का क्या करें? अजिंक्य रहाणे शुरुरुआत अच्छी करती है, उसके बाद सीधा ड्रॉप। अजिंक्य रहाणे को आप रिंकू सिंह के साथ सेम सेंटेंस में आप नाम नहीं ले सकते। अजिंक्य रहाणे टॉप क्लास प्लेयर है, ठीक है। आप कर रहे हैं दाल बुखारा और दाल ढाबे वाली, उसको कंपेयर कर रहे हैं आप। बिकॉज अजिंक्य रहाणे देखिए उसके बावजूद जो उसने 5000 टेस्ट रन बनाए हैं, तो आई थिंक रिंकू सिंह को उसके साथ ना मिलाए। पर ये मैं कहूंगा कि देखिए एक क्या है कि अब जो नए प्लेयर आए, सिलेक्टर्स की जो पेशेंस है वो भी ना कम है, तो आपके नए प्लेयर आते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। तो रिंकू सिंह कहाँ गया पता नहीं लगेगा अगर उसको समझ नहीं आएगी। वो जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो सोच रहा है कि ये मैच जिताएगा, हर बार मैच जिताएगा नहीं वो, मुझे लगता है उसको आपको मौका देना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ही इज इन अ वेरी टफ स्पॉट और बढ़िया प्लेयर्स आते रहेंगे। आपको लगता है कि अब देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अब 3 फॉर्मेट है, तो उसके अंदर क्या कि बड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है सिलेक्टर्स को भी। तो आपको देखना क्वालिटी प्लेयर्स कौन से हैं, और इनको को समझना पड़ेगा कि अगर आईपीएल ही उसका शोकेस है तो फिर वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। जी बिल्कुल। आप जरा बॉलर्स की बात कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती सरनदीप जी 14 विकेट लिए हैं, डेथ ओवर्स में इकोनॉमी रेट जबरदस्त है, 5.33 का इकोनॉमी रेट है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेटजी केकेआर की ये हो सकती है कि उन्हें मिड ओवर्स में नहीं बल्कि डेथ ओवर्स में ज्यादा इस्तेमाल किया जाए? सरनदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप अभी सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज चली जाती है बीच में। हाँ जी बिल्कुल, आप वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए वो एक तरीके का गेंदबाज है कि जो मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर सकता है। लास्ट में डालने के लिए आपको एयर में तेज होना पड़ेगा, आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस वैरायटीज होनी पड़ेगी, कि जो कि कहीं ना किसी हद तक वरुण चक्रवर्ती के पास नहीं है। वो तभी अच्छे लगते हैं, विकेट्स लेते हैं, जब वो मिडिल ऑर्डर में 6 से और 15 के बीच में गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लास्ट में तो फिर स्लॉग चल रही होती है। फिर आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है गेंदबाजी को स्लो करना, टर्न कराना, फिर 8वें और 20वें ओवर में कोई स्पिनर वैसा करने को देखता नहीं है। तो बेटर है कि वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर में गेंदबाजी करें। और जरूरी है कि सुनील नारायण इस सीजन बहुत ठंडे गए, अगर वो उनके साथ विकेटें नहीं लेते हैं तो फिर एक अकेला बॉलर कब तक काम चलाता रहेगा? वो आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है पर लड़ाई जीत नहीं सकता। तो वही चीज कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती के साथ हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल आपने सही जिक्र कर दिया। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का साथ उन्हें इस तरह से नहीं मिल पा रहा है और शायद इसीलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अतुल जी, पैट कमिंस एसआरएच के सबसे भरोसे बॉलर के रूप में जाहिर तौर पर है, 8.92 का जो उनका इकोनॉमी रेट है। क्या उन्हें पावर प्ले में नरेन या गुरबाज के खिलाफ लाना सही रहेगा या फिर रसेल और रिंकू के लिए उन्हें बचा कर रखना चाहिए? क्या मानते हैं आप? देखिए पैट कमिंस जो है ना एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो वापस आया खेलने, बिकॉज वो बता रहा है कि मुझे आपने खरीदा है तो मेरी लॉयल्टी है टीम के साथ, अगले साल मैं आऊंगा। पर वो मेंटली चेकआउट कर चुका है आईपीएल से, तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करें। तो वो खुद कप्तान है, वो उसको लगेगा कि जहां मैं गेंदबाजी करना है, वो भी क्या है कि पॉटलक है, अगर पहले गेंदबाजी करते हुए विकेट ले सकता है क्योंकि उसपे क्वालिटी है। और मुझे लगता है कि कभी भी किसी बड़े गेंदबाज को मार पड़ सकती है, और कभी भी किसी बड़े गेंदबाज को आप अगर अटैकिंग, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट का गेंदबाज है, तो मुझे लगता है कि वो अगर टेस्ट क्रिकेट की मेंटालिटी से गेंदबाजी करेगा तो पावर प्लेज में उसको गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर 2-3 विकेट निकाल दे एक क्वालिटी गेंदबाज तो फिर आपका मैच बन जाता है। जी एक और बात है सरनदीप जी, मोइन अली या रमनदीप सिंह की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 35 और 66 का है। क्या आपको लगता है कि केकेआर को आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जाते जाते, चाहे वो मनीष पांडे को लेकर हो या किसी और प्लेयर को लेकर, कोई विकल्प? सरनदीप जी आवाज आ रही है आपको? आवाज कट रही है?
हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ, आवाज आ रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अतुल पाजी ने पहले भी बोला था कि किसी और को एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको रिंकू सिंह को ऊपर भेजिए ना, जो आपके मेन प्लेयर है, जिसको अच्छा। आप 3-4 साल से बैक करते आ रहे हैं। मोइन अली आज आपके पास है, क्या पता अगली मिनी ऑक्शन में आप मोइन अली को रिलीज कर दें, आप उनको साथ जाए ना। बट रिंकू सिंह ऐसा खिलाड़ी है जिसके साथ आप जाना चाहेंगे, जिस करेंगे। उनको आज नंबर 4 पे भेजिए, उनको नंबर 3 पे भेज सकते हैं, अजिंक्य रहाणे अपनी जगह भेजे और फिर उसको गेम को चलाने दीजिए। और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपका ये हाल है। तो बेटर है कि सीजन का लास्ट मैच एक विनिंग नोट पे खत्म करेंगे, तो बहुत से पॉजिटिव आपको नेक्स्ट सीजन के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों ही टीमों की यही कोशिश होगी। लेकिन अतुल जी, एक और बात है, मोहम्मद शमी को लेकर हम सभी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जिस तरह से उनका यहाँ इकॉनमी रेट जो है खासतौर पे डेथ ओवर्स में 27 के पार चला जाता है, जो टूर्नामेंट सबसे ख़राब है। क्या आपको लगता है कि आज भी उन्हें मौका मिलना चाहिए, या फिर जयदेव उदानकट या किसी और को जो ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं उन्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? आपकी आवाज कट रही है। तो शमी के बारे में आपने पूछा है जी, क्या तो शमी को आज भी खिलाना चाहिए या किसी और को मौका देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है खिलाना चाहिए। अगर शमी है तो एक बड़ा प्लेयर है, वो बड़ा टेस्ट बॉलर है। तो अगर वो एक आधा मैच खराब चला गया क्योंकि उसने शुरू में विकेट लिए, क्योंकि इतना बढ़िया सीम निकलता है उसका, तो अगर आप बिकॉज यू गॉट नथिंग टू लूज, तो मुझे लगता है कि शमी को दे, नई गेंद दे। और शमी अभी टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने देखा है कि उनकी फिटनेस नहीं है। पर T20 के लिए अगर वो अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं तो उनको जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि एक इतने बड़े प्लेयर की मुझे लगता है इंसल्ट है कि शमी को सिर्फ 1-2-4 मैच में मार पड़ने से अगर वो ना खिलाया जाए। आई थिंक ये प्रॉब्लम है T20 क्रिकेट की, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये कमर्शियल है, यहाँ पे ओनर्स हैं, ये क्रिकेट नहीं है, ये कमर्शलाइजेशन है। तो वहाँ पे बड़े प्लेयर भी वो लगता है कि ऐसे वैसे हो जाते हैं, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते हैं। अतुल जी, आज आप किसको सपोर्ट करेंगे, किसकी विनेबिलिटी ज्यादा लग रही है आपको? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता जी, क्योंकि जो जीते वही सिकंदर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी। सरनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें देखना होगा कि आरसीबी को हराकर एसआरएच के हौसले बुलंद है, तो क्या आज वो फिर एक बार जीत हासिल करती है और उसके बाद टूर्नामेंट से जाती है, या फिर केकेआर को याद रहता है कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है और कम से कम एक आखिरी बार वो उस तरह से चैंपियन की तरह खेलने के साथ विदाई लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह लगातार जुड़ते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।